जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 का जो सेट प्रैक्टिस डेली वाइज पे हम लोग एक दिन में 2 सेट प्रैक्टिस लगाते हैं। अभी जो करने वाले हैं वो कौन सा सेट प्रैक्टिस है, तो टेस्ट नंबर है आपका 6 क्रम है। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें अपना स्कोर क्या रहता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। टेस्ट सीरीज फॉर RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम सेट नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें। आपका क्वेश्चन है कि दोस्तों कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है लिखा गया है, यहाँ पे टी को क्या लिखा गया है RFY लिखा गया है, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे कॉफी को लिखा गया है, ये कूट भाषा में लिखा है। उसी कूट भाषा में हमें शुगर का बताना है कि क्या होगा। तो देखिएगा शुगर का क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ से टी को R लिखा गया, मतलब 2 कम किया गया है। ई से यहाँ पे देखेंगे तो 1 ज़्यादा है, फिर यहाँ पे देखिएगा तो ये 2 कम किया गया है। अब समझ रहे हैं, तो यहाँ पे सेम वही करना है। पहले हमें 2 कम तो 19 से 2 कम क्या होगा तो 17 से ये तो 20 आता है और बाद बाकी सभी 17 है, ठीक है। क्यों, अब देखिएगा यहाँ से हमें क्या करना है तो 1 बढ़ाना है। U 21 पे आता है तो 20, 21 से 22 जाना है, यानी ये 20 हो गया, ये 19 है, तो यही बच गया ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी राइट आंसर होगा। अगला बताइए, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के जो है 3 कथन दिए हैं, उसके बाद उसका निष्कर्ष है। आइए देखते हैं। कुछ इंजीनियर जो है क्या है तो डॉक्टर है। कुछ इंजीनियर क्या है डॉक्टर है, और सभी डॉक्टर क्या है वकील है। तो कुछ इंजीनियर जो है वो क्या है, कुछ इंजीनियर जो है डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है। सभी डॉक्टर वकील है, सभी डॉक्टर वकील है, ठीक है। कह रहा है कि कुछ वकील शिक्षक नहीं, कुछ वकील जो है शिक्षक नहीं है। यहाँ पे शिक्षक बना लीजिए, कोई वकील शिक्षक नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ वकील शिक्षक है, बिल्कुल गलत है ये। दूसरा कह रहा है कुछ इंजीनियर वकील है, कुछ इंजीनियर जो है वकील है, ये तो बात सत्य है। यानी क्या निकल रहा है, तो अब बताएंगे। केवल निष्कर्ष जो है यहाँ पे 2 अनुसरण कर रहा है। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपका। देखिएगा अगला, कह रहा है कि पी क्यू की बहन है, क्यू एस की माँ है, एस आर का भाई है, आर टी का पिता है, तो टी यू का पति है, तो आर का यू से क्या संबंध है ये हमें बतानी है। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि पी की बहन कौन है क्यू है, तो पी की बहन कौन है पी क्यू की बहन है, क्यू की बहन, इसे बहन बनाइए। कह रहा है क्यू एस की माँ है, क्यू जो है क्या है तो एस की माँ है, एस की माँ है, ठीक है। कह रहा है एस जो है आर का भाई है, एस जो है आर का भाई, आर का भाई है। अब जो कह रहा है कि आर टी का पिता है, आर जो है टी का पिता है, टी का पिता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है टी यू का पिता है, टी जो है यू का पति है, टी जो है क्या है तो यू का पति है, ठीक है, मतलब ये उसकी पत्नी हो जाएगी। तो बताना है कि आर यू से क्या संबंध है, यू और आर में क्या संबंध है, क्या संबंध है इसका, तो आप बता देंगे पति का पिता है, ये हस्बैंड है, इन्हीं के तो पिता है, तो पति का पिता। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन क्या बताइएगा, पति के पिता। करेक्ट आंसर डी बनेगा। देखिए यहाँ पे कूट भाषा में लिखा गया है जे से आई लिखा गया, ठीक है। 10 से 1 कम, यहाँ से 18 से 1 कम, 22 से 1 कम, 15 से 16 से 1 कम 15। यहाँ पे देखेंगे हमें कम लिखना है, तो अब देखिए यहाँ से कम है नहीं, ये 23 है, यहाँ पे 21 लिखा गया, ये 14 है, ये कुछ ज़्यादा 17 से 16, बिल्कुल यही एक लिखा गया 9, यहाँ पे 1 कम, फिर 22 से 21, यानी करेक्ट आंसर क्या बन रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे कूट भाषा दिया गया है, बोला गया 800 कूट भाषा नहीं, यहाँ पे नंबर दे रखे 863, 880, 869 और 842 और 923, तो आगे क्या आएगी। देखेंगे यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस, 3 का। इन दोनों के बीच में 9 बढ़ा, इन दोनों के डिफरेंस में 27 घटा, इन दोनों के डिफरेंस में 81 बढ़ा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा तो घटेगा, ये क्या तो 243 यहाँ पे क्या होगा घटेगा। 243 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 243 घटाइए तो आपके पास आ जाएगा 680। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। देखिए कह रहा है गति करने के लिए एक संयंत्र वस्तु पर लगाया जाता है, ठीक है, एक स्वतंत्र वस्तु पर बल लगाया जाता है।
यदि बल का परिणाम वो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से ज्ञात कर सकते हैं क्या? क्या ज्ञात कर सकते हैं? आपको पता है कि दूसरे नियम से F इक्वल एम ए निकाल सकते हैं, है ना? यानी ये फॉर्मूला है यहाँ से, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वस्तु का त्वरण निकाल सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा अगर किसी पिंड का हवा में भार कितना है 100 ग्राम और पानी में डालने पर जो है भार कितना हो जाएगा 92 ग्राम, तो उस पिंड का आयतन आपको बताना है कितना होगा। उस पिंड का आयतन कितना हो जाएगा? तो उस पिंड का भार में जो कमी हो जाएगा और वो क्या होगा, तो आप बताएंगे V इंटू डी इंटू जी हो जाएगा। यानी कि 100 ग्राम है में से 92 ग्राम इंटू जी करो तो आप क्या बोलोगे? इक्वल में लिखोगे V इंटू डी इंटू जी। V इक्वल हो जाएगा आपके पास 8 ग्राम अपॉन डी होगा। इसे करोगे तो 8 सी आएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? तो आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी, दिल का धड़कन जो है एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा प्रकाश जो है ऋजु रेखा में गमन करता प्रतीत होता है, क्यों होता है? क्योंकि यह इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम होती है। आंसर सी बन जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है तो इसका वेग समय ग्राफ पर क्या होगा, ये आपको बतानी है। समय ग्राफ पे क्या होगा? देखिए जब एक समान चलती है तो उसके पैरेलल चलेगी दोस्तों, आपको पता ही होगा। यदि ये हमारा क्या है, वेग है, और ये हमारा क्या है, टाइम है, तो जस्ट इसके पैरेलल चलेगी तभी क्या होगा, वो एक समान त्वरण चल रही है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर कहेंगे कि समय अक्ष की झुकी हुई एक सरल रेखा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। अब देखिए ये तो हमारा एक समान हो जाएगा चाल, बट ऐसा जब कंडीशन है, ये हमारा वेग है और ये हमारा टाइम है, तो आप यहाँ से जो निकालोगे तो ये दोनों के बीच का जो डिग्री बन रहा है थीटा डिग्री, ये क्या बनेगा? तो वेग समय ग्राफ की ढाल जो है त्वरण का मान यहाँ पे देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है क्या, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? कौन सा परिणाम सही होगा? तो आप बताएंगे कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आंसर ये बनेगा आपका। को पता है कि W बराबर क्या होता है? M इंटू जी, मतलब भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है। कह रहा है क्रिया और प्रतिक्रिया में बल का जो है परिमाण क्या होता है? बल का परिणाम क्या होता है? तो बल का परिमाण बताएंगे आप, यह होता है सदैव समान होता है। आंसर बी बनेगा, सदैव क्या होता है? समान होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानी जाती है? किस प्रकार की मानी जाती है? तो आप आंसर बताएंगे अनुप्रस्थ तरंगें मानी जाती है। आंसर करेक्ट ए बनेगा, अनुप्रस्थ मानी जाती है। अनुप्रस्थ तरंगें कही जाती है, जैसे कि आप अनुप्रस्थ तरंगे का गुण क्या क्या होना चाहिए, तो ये निर्वात में जो है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड से फैलती है। ये तरंगे प्राकृतिक में अनुप्रस्थ होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है एक व्यक्ति 24% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण दी, ठीक है। यदि 5 वर्ष में पर्याप्त ब्याज धन जो ऋण पर दी गई धनराशि से कितना है, 1200 अधिक है हो जाता है, तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है ये हमें बतानी है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे आपके पास रेट दे रखे हैं कितने, 24% रेट है आपके पास, टाइम है आपके पास 5 वर्ष, ब्याज आपके पास प्रतिशत कितने हैं, 100%, ठीक है। चलिए यहाँ पे रेट आपके पास लिखिए 24%, टाइम आपके पास 5 ईयर, इंटरेस्ट जो है आपके पास पूरे 100% है। तो आप मूलधन निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 25, 24 गुने 5 होगा, यानी कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। तो 120 माइनस 100 करोगे तो कितना आ जाएगा परसेंटेज में, आप बता दोगे, यह 1200 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ 100% बराबर निकाल लो आप, 1200 बट्टे 20 गुने 100, काटिएगा इसको तो कितने आ जाएंगे 6000, यानी कितने आ गए आपके पास, तो ऑप्शन बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी 6000।
देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बहुत ही सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले क्या है, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अपॉन में 11 डालेंगे तो ये तो काटेगा 4 से, तो 4 दूना 8 आ जाए। यहाँ पे टोटल का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 8 है यहाँ, 25 × 75 माइनस में है, यहाँ पे 8 रहेगा, प्लस में होगा 44, 55 है, तो इस 55 और 8 को ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 63। 63 में से आप 75 घटा लीजिए, यहाँ पे आपके आ जाएंगे 500, ये टोटल जो हो जाएंगे आपके 555 है ना, यहाँ पे 555 और प्लस 8 ऐड करेंगे ना हम लोग इसमें, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 563 हो जाएंगे। 563 में से 75 घटा लीजिए तो कितने बन जाएंगे, तो आप बताएंगे 488। तो आंसर क्या बताएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है एक वस्तु पर अंकित मूल्य 4800 था, लेकिन दुकानदार उस वस्तु पर जो है 18% और 20% की दो छूट की जो है पेशकश करता है। अंततः वह वस्तु को जो है किस मूल्य पर बेचेगा, ये हमें बतानी है। किस मूल्य पर बेचेगा, कितना का है, 4800 का था, 4800 का था, ठीक है। और दो छूट दे रही, कौन, 18% और 20% का, तो 48 गुने 18 छूट देंगे तो 82 अपॉन 100, और दूसरी बार क्या हो रहा है, तो 20% छूट, यानी कितना हो जाएगा 80 बट्टे 100, काटिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, और भी कटने वाला तो काटिए से, तो आपके पास कितने आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे 3148.8। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है एक बस अपने निर्धारित समय से जो है 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 150 किलोमीटर की दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी चाल जो है उसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा में वृद्धि की जाती है। तो बस की सामान्य चाल कितनी होगी, ये हमें बतानी है। बस की सामान्य चाल कितनी हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, है ना। तब क्या करेंगे यहाँ पे कि 150 अपॉन एक्स, ये कितना के बराबर होगा, तो 150 अपॉन एक्स प्लस 50 प्लस 1, 50 नहीं 5 होगा। तो यहाँ पे x जो है हमारा क्या है, तो आप बता देंगे x इक्वल 25 हम लेने पर, जब x की वैल्यू 25 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 150 अपॉन यहाँ पे 25 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 150, 25 5 कितने हो जाएंगे 30 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। हम ऑप्शन बेसिस पे लिए हैं दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू 25, इस ऑप्शन में से हमने पहला ऑप्शन को उठा के देखा है कि इससे फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो आप काटोगे तो ये कटेगा 25 छक्के, और ये काटोगे तो ये भी कटेंगे कितने 5 टाइम में, और प्लस 1 है, यानी ये 6 ये भी 6, दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब ये फुलफिल कर रहा है। यानी बस की सामान्य चाल जो है वो कितनी किलोमीटर प्रति घंटा आगे, 25 किलोमीटर प्रति घंटा आगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। कह रहे हैं एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर 50% और 20% बढ़ जाती है ना, और इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ का आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये हमें बतानी है। कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ पे ए बी फॉर्मूला आप लगा लेंगे। ए बी फॉर्मूला लगाएगा तो कितना है, पहले 50 प्लस 20 प्लस 50 और इंटू 20 होगा अपॉन में 100, काटिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, यानी 70, और यहाँ पे 5 दूना 10, 70 10 80 हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है ऊंचाई में 30% की कमी आती है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 80 माइनस 30 माइनस हो जाएगा 80 गुने 30 ओपन हो जाएगा 100, 2 जीरो काटी, यानी 80 में से 30 घटाओगे 50 और माइनस हो जाएगा 24, तो इसमें से घटाएगा तो कितना आ जाएगा 26% आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप बताएंगे, राइट आंसर सी बन जाएगा 26%। देखिए कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था, किसने तैयार किया था, तो आप बता दें पीसी महालनोबिस किए थे, आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। और 1956 से लेके 1956 से लेके 61 तक चलता है यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम कब चलता है ये बताइए कमेंट सेक्शन में। द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, द वाइट टाइगर किसने के द्वारा लिखा गया है, तो आप आंसर बताएंगे अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है द वाइट टाइगर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन अगला, किन्हीं दो चिन्ह जो है संख्याएं 9 की अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही होंगे, तो वो कौन सी अंक है देखेंगे। इसमें अंक जो दे रखा है कि 8 माइनस 4, ठीक है, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा 29 आएगा, तो ये कौन सा चेंज करेंगे,
आप ऑप्शन नंबर ये डी रखेंगे ना दोस्तों तो आपका फुलफिल कर जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए कह रहा है कि 6 व्यक्ति दे रखे हैं, एक घेरा बनाकर केंद्र की तरफ मुख कर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और सी एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं, ठीक है। बी जो कि ए के ठीक बाईं ओर बैठा है वह डी के ठीक विपरीत बैठा है, तो एफ ए के बगल में नहीं बैठा है। ई के विपरीत कौन बैठा है ये हमें बतानी है, तो कौन बैठा है ई के विपरीत में, आइए देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। डायग्राम को ड्रॉ करने पे यहाँ पे टोटल व्यक्तियों की संख्या कितने हैं, तो आप बता देंगे 6। 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सभी को रखते हैं। ए है, इसके बाद बी है, इसके बाद एफ, इसके बाद जो है सी है, तब कौन सी है डी, और उसके बाद जो है ई है, ठीक है। तो ये जो जितने आपने निकले, तो हमें क्वेश्चन पूछा गया क्या है क्वेश्चन में कि ई के विपरीत कौन बैठा है। ई के विपरीत देख लेंगे, ई के विपरीत कौन बैठा है दोस्तों, तो आप ई के विपरीत बता देंगे, वो है एफ। ई के विपरीत कौन बैठा है, आंसर बताइएगा एफ। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिए गए कथन और निष्कर्ष को हम लोग रीड करते हैं। जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, ठीक है, सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं। तीसरा कह रहा है कि जॉन हर वर्ष जो है विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन के माध्यम से एक बड़ी जो है राशि को अर्जित करते हैं। निष्कर्ष देखिए, सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी विज्ञापन के माध्यम से बड़ी राशि अर्जित करते हैं। दूसरा, जॉन फिट और सक्रिय है। जॉन लोकप्रिय होने के नाते जो है केवल प्रसिद्ध उत्पादों का ही विज्ञापन करते हैं। तो आंसर क्या बताइएगा, आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका बनेगा केवल, यहाँ पे जो है बी अनुसरण करता है। बी क्या है कि जॉन फिट और सक्रिय है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए अगला है कि 4 संख्याएं के युग में दे रखे हैं, ठीक है, 3 जिसमें समान है, एक अलग है, वो कौन अलग है। तो देखिए यहाँ से 21 से 23 कितना का डिफरेंस, 2 का है। यहाँ से देखिए कितना का, 3 का डिफरेंस। यहाँ पे कितना का, 2 का डिफरेंस। यहाँ पे भी 2 का, लेकिन 3 का किस में है, तो 12 और 15 में। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन बी। मणिपुर इम्फाल इसी से संबंधित है। नागालैंड किससे है, तो आंसर क्या बताइए, आंसर बता देंगे कोहिमा से। आंसर डी होगा। प्रकाश के 7 घटक रंगों के परिकीर्णन की घटना की खोज जो है 1666 में किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। आंसर सी बताइएगा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। किसकी उपस्थिति का पता लगाता है, तो आप बता देंगे विभवांतर का। करेक्ट आंसर डी बताइएगा, विभवांतर का पता लगाता है। वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध जो है, उच्च प्रतिरोध चल कुंडली जो है कैल्वेनोमीटर है। वोल्ट मीटर परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, तो अनंत होता है। अब देखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तत्व के जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता को बढ़ते क्रम में हमें दिखाना है। तो बढ़ते क्रम कौन सा है, तो आप बता देंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा जो है चालक्लोजन नहीं है, कौन चालक्लोजन नहीं है, तो आंसर क्या बताएंगे, चालक्लोजन इसमें जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 13 है। राइट आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी, कौन सी अभिक्रिया संभव होगी इसमें, तो आप ऑप्शन देखेंगे, बताएंगे CuSO4, CuSO4 प्लस Ca, ये बनाएगी CuSO4 और प्लस Cu। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पे एक पदार्थ X जो लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज को बदल कर डैश कर देगा, यह क्या कर देगा, तो आंसर बताएंगे, यह पीला कर देगा। आंसर सी करेक्ट होगा। पाई बॉन्ड में क्या शामिल होते हैं, पाई बॉन्ड में क्या शामिल होते हैं, तो आप बता देंगे इसमें जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग शामिल होते हैं। आंसर बी करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा धूम, कोहरा मतलब स्मॉग बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो स्मॉग बनते हैं ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। करेक्ट आंसर सी बनेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, NO2 होता है। एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 70 मीटर है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है। तो विकर्ण की लंबाई बतानी है, आयताकार मेज का शीर्ष का परिमाप दे रखा है, ठीक है, और क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो हमें विकर्ण की लंबाई बतानी। देखेंगे यहाँ पे परिमाप आपको पता है कैसे निकलता है,
2 इंटू एल प्लस बी इक्वल दे रखा है 70, तो यहाँ से 2 से काटो तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो आप बता देंगे 35 है, और एल इंटू बी कितना है, तो आप बताएंगे 300 है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास क्या है, एल इंटू बी करने पे 300 आना चाहिए और एल प्लस बी करने पे 30 आना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो कौन से नंबर को हम रखेंगे जो ऐसे आएगा, तो आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी जब इतना दे रखा है हमारा विकर्ण की हमें लंबाई बतानी है कि कितनी हो जाएंगी, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आप रख सकते हो, वो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है विकर्ण। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू -2 एल बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप करोगे तो यहाँ पे लिखिए क्या हो जाएगा, 35 का होल स्क्वायर -2 इंटू 300, यहाँ पे वैल्यू रखिए तो कितना आ जाएगा, 1225 माइनस 600, इसे बनाइए तो 625 आएंगे। 625 कितना होता है, तो 25 का, यानी आंसर क्या बन गया हमारा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ गया। 25 मीटर कह रहा, यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय जो है क्या हो, अपरिवर्तित रहे, मतलब कोई बदलाव न हो। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या करना पड़ेगा। जब 24% हो, जब 24% है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 24/100, इसे काटिए तो कितना हो जाएगा, 6/25। ठीक, नेक्स्ट आप करेंगे यहाँ पे कि उपभोग में जो वृद्धि होती है वो कितनी होती है, 6/25 माइनस 6 × 100, इसे घटाइए तो कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6/19 इंटू 100 आएगा, यानी 600/19, इसे आप डिवाइड करोगे तो 31.57% आ जाएगा। तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि दो परीक्षार्थियों एम और एन के अंकों का अनुपात 10 और 11 है, यदि एम के अंक 200, एन के अंक कितने होंगे, बताइए कितने होंगे। तो एम और एन कितना है, 10 और 11 के रेशियो में। ठीक है, दोनों का जो है 10 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, कितना, 200 दे रखा है, तो यहाँ पे 11 यूनिट का वैल्यू आप बता सकते हैं। 11 यूनिट का क्या होगा, 200/10 इंटू 11, काटिए कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 220 हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा 60 विद्यार्थियों के एक समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष भूगोल में रुचि रखते हैं। यदि इतिहास का औसत स्कोर 85 है और भूगोल का स्कोर 75 है तो पूरे समूह के लिए औसत स्कोर कितना है, कितना है पूरे औसत, तो आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे पूरे कितना हो जाएगा। पूरे के लिए पूरे औसत जो होगा वो हो जाएगा 30 और गुने 85 और प्लस 30 इंटू 75 ओपन हो जाएगा 60, इसे करिए 85 और प्लस 75 ओपन हो जाएगा 2, क्योंकि 30 से 30 कैंसिल हो गया, 30 कॉमन करके, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 160/2, काटिएगा तो 80 आ जाएगा, यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित को हमें सरल करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। देखिए क्या लिखा है, cos के पावर -1 इंटू 1/√2 प्लस सेक के पावर -1 इंटू -√2 दे रखा है। तो देखेंगे इसका क्या होता है, 1/√2 का वैल्यू 45 होता है और इसका क्या होता है, तो आप बता देंगे 135 डिग्री। तो 45 डिग्री और प्लस 135 डिग्री को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, जो ई किसके वैल्यू के बराबर है, तो पाई के वैल्यू के बराबर। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर बी बता दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब होती है, कब हुई थी, तो आंसर बताएंगे यह हुई थी 1995 में। आंसर ये बनेगा 1995 में किया गया था। गैट की स्थापना जो होती है वह होता है 1947 में दिया गया था, जो जनवरी 1948 में प्रभावी हो गया था। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो कौन सा आर्टिकल है, तो वह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 155। करेक्ट आंसर डी राइट आंसर होगा, 155 होगा। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न और तर्क दे रखे हैं, तो आइए प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न, कह रहा है क्या भारत में शाकाहारी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तर्क है नहीं, यह प्रोटीन और अन्य खनिजों का सस्ता स्रोत है और बहुत सारे लोग इसे खरीद सकते हैं। नहीं, इससे लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा,
राइट आंसर बनेगा। दोनों यहाँ पे तर्क जो है सशक्त है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आंसर ए बन जाएगा। देखिए निम्नलिखित आरेख में जो है ए में वे सभी लोग शामिल हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं, बी में वे सभी लोग शामिल हैं जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, और सी में वे सभी लोग शामिल हैं जो कैंडी पसंद करते हैं। छायांकित क्षेत्र क्या दर्शाता है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं छायांकित क्षेत्र क्या है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो ये कौन सा क्षेत्र दर्शा रहा है? ये है चॉकलेट, ठीक है। ए वाला क्या है? चॉकलेट। और सी वाला जो कैंडी है, और यहाँ पे ये वाला आइस है। ये कैंडी है और यहाँ पे ये चॉकलेट है। तो ये कौन सा दर्शा रहा है? तो आप बताएंगे कि वे लोग जो चॉकलेट, कैंडी और आइसक्रीम पसंद करते हैं वे लोग हैं। आंसर सी बनेगा, ये जो कलरफुल है। दिए गए पैटर्न का हमें ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उस संख्या का चयन करना है जो वाट के स्थान पे आने वाला है। तो वाट के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाट के स्थान पे जो आएगा आपके पास, तो ये 24 और 15। ये कैसे है? तो यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे आप, 2 4 और 2 6, टोटल 6 आए। यहाँ पे 2 और 1 3, तो ये कितने हो जाएंगे? इसमें आप 4 से मल्टीपल कर देंगे, 6 चौका 24 आगे, और इसमें करेंगे कितने? 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 15। सेम यहाँ पे जितने भी ये नंबर्स है उसमें आपको मल्टीप्लाई 4 से करने हैं और इसमें 5 से करने हैं। इसमें 5 से और इसमें 4 से, यानी 4 5 20 और 5 3 15। 20 और 15 कौन सा है? तो 4 चौका 16 और 5 3 15, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट ए बन जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है कि क्या होगा। इसका सही दर्पण प्रतिबिंब कौन बनेगा? तो आंसर देखिएगा, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा, राइट आंसर। आपके पास कथन दे रखे प्रश्न और निर्णय लेने के लिए उसका उत्तर दे रखे, तो आइए हम लोग रीड करते हैं क्या है। कह रहा है क्या कि एक कूट भाषा में सेन का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे आंसर में कि इस कूट भाषा में यू आर ब्यूटीफुल को सेन तो की के रूप में लिखा जाता है। इस कूट भाषा में विल यू हैव कॉफी को जो है ये लिखा जाता है। आंसर क्या बताइएगा इसमें? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी यू है, इसमें भी यू है, दोनों में हमारा यू है, और इसमें आप देखेंगे तो क्या मैच कर रहा है? तो इसमें भी सेन है और इसमें भी सेन है, यानी आंसर क्या बनेगा हमारा? तो करेक्ट आंसर बताइएगा कि कथन 1 और 2 दोनों अनिवार्य है। आंसर ए बनेगा। कह रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ जो है अविभाज्य किस कण से बना होता है? यह अविभाज्य जो है यह किस कण से बना होता है? तो आंसर बताइएगा, यह बना होता है परमाणु से। आंसर बी बनेगा। हाइड्रोजन परिवार में परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परिवार में परमाणुओं की समूह संयोजकता क्या है? तो आंसर बताएंगे 1 है, राइट आंसर बी बनेगा। कह रहा है कि मॉस्कोवाइट, मॉस्कोवाइट और पेग्माटाइट और बायोटाइट इनमें से किसके अयस्क हैं? इनमें से किसके अयस्क हैं? तो आप बताएंगे अभ्रक के। आंसर सी बनेगा, अभ्रक के अयस्क हैं। देखिए शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। किस पे संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है? तो आंसर बताएंगे, यह किया जाता है अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर करके बनाया जा सकता है। आंसर सी बनेगा। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो बता देंगे ऊर्ध्वपातन का। आंसर बी बनेगा, ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जा सकता है। पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकर जो है रहित है? कौन सा स्राव विकर रहित है? तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर बताएंगे पित्त है यहाँ पे। करेक्ट आंसर ये बनेगा पित्त। पित्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो आप बताएंगे 7.6 से 7.7 होता है। देखिए अगला है स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक का संबंध किससे है? तो आंसर बताइएगा, यह संबंध जो है कोशिका मत से है। आंसर सी बनेगा, किससे है? कोशिका मत में। ये जर्मन वैज्ञानिक है, इन लोगों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों को संग्रह करते हैं? जिसमें विचारों का संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में श्रेणी का जो है माध्यिका हमें बताना है। माध्यिका यहाँ पे बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। टोटल पहले नंबर को आप देख लेंगे, नंबर के लिए हमारे क्या है, तो आप देखेंगे टोटल विषम संख्या है तो n+1/2 लिखेंगे।
तो विषम संख्या कितने हैं टोटल आप बताएंगे तो 5, 5 1 6 मतलब तीसरी पद और चौथा आना चाहिए। तो देखिए तीसरा पद क्या है, तो पहले 1 फिर 2 फिर हमारे पास है 4 फिर 5 फिर 8, तीसरा पद क्या है तो 4 आया है। तो हमारा 4 जो आया है वो क्या बना, 4 जो है हमारा आंसर बना, माध्यिका निकालना था तो आंसर डी आया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोले बनाए जाते हैं। तो n का संख्या हमें बताना है क्या होगा। तो n का अभिष्ट मान जो होगा यहाँ पे हम निकालेंगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन अपॉन लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन लिखेंगे। तो यहाँ पे 4/3 और पाई दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा। बस अब रखेंगे हम लोग इसको 10 और अपन इसको 2.5 को, तो ऊपर में किसको रखेंगे 10 को क्योंकि बड़ा है और नीचे 2.5 को। तो 10 गुन्ने 10 गुन्ने 10 अपन है 2.5 2.5 और इंटू 2.5, ऊपर में आ जाएगा आपका 1000 क्योंकि सभी को डेसिमल हटा देंगे आप। तो काटिए इसको, 25 से काट सकते हैं आप, 25 चौके 100, 40 आ गया। इसको भी काट सकते हैं 25 चौके 100, ठीक है। और भी काट सकते हैं 5 से, 5 25 25, 5 दूना 5 से काट सकते हैं 8 टाइम में, यानी कितना हो जाएगा तो 8 8 टाइम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4 2 जा 8 और ये भी बचेगा 8, यानी कितने हो गए 64। तो करेक्ट आंसर बताइएगा, राइट आंसर डी। अगला है कि 6 की पावर 61 प्लस ये जो दे रखा है इनमें से किससे जो है पूर्णतः विभाजित है, ये हमें बताना है। ये किससे पूर्णतः विभाजित है देखेंगे यहाँ पे 61 को यदि कॉमन कर लेते हैं आप, यहाँ पे 6 की पावर 61 को कॉमन करिए आप, 6 के पावर जो है 61 को यदि कॉमन करते हैं तो 1 प्लस 6 के पावर 2 प्लस 6 के पावर 3 प्लस 6 के पावर 4 आ जाएंगे। बस यहाँ से आप करोगे 6 के पावर 61 इंटू ये हो जाएगा 1555 हो जाएंगे, यानी कि यह जो है 5 3 दोनों से विभाजित होगा। इसका एलसीएम जो होगा 5 और 3 यानी 15 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आंसर क्या बताइएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ये बता देंगे 15। आंसर यहाँ पे सी होगा दोस्तों, 15 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये 15 नहीं बल्कि ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। देखिएगा यदि a माइनस बी का वैल्यू 5 है, ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू 5 है, तो ए बी का वैल्यू आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू 5, ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू 5, तो यहाँ से हम फार्मूला रखते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होगा ना क्योंकि माइनस में है तो ए माइनस बी होगा, इनटू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। बस यहाँ पे इसका रखते हैं इसका वैल्यू 5 इक्वल में हो जाएगा 5, ये मिडिल ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ए बी होगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 5 इक्वल हो जाएगा 5 25 प्लस 2ab और प्लस ए बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 3ab इक्वल होगा 1। तो 3ab इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग, 3ab इक्वल हो जाएगा हमारा 24, 3ab इक्वल हो जाएगा माइनस 24। आप काटोगे तो माइनस में 8 आएगा ए बी का वैल्यू, तो हमें एलसीएम ही तो फाइंड करनी थी। तो आंसर क्या निकला, ए बी का ही वैल्यू फाइंड करनी थी, -8 निकला। आंसर बी डी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जो 2750 में से घटाए जाने पर प्राप्त जो है अंतर एक पूर्ण घन हो। तो वो आंसर क्या बनेगा, 14 के पावर आप कितना लिखो 3, ये जो है लेस देन है किससे, तो आप बताएंगे 2750 से, और इससे भी ग्रेटर देन कौन है 15 का क्यूब, ये तो होगा ही। यानी अभिष्ट जो संख्या आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, तो 2750 माइनस 14 क्यूब, यानी 2750 में से 2744 घटा दोगे 14 का क्यूब को तो कितना आ जाएगा 6, यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए कौन थे, तो आंसर बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर बी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे, लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है,
कौन दर्शाता है? तो आंसर बता देंगे GMT प्लस 5.30 दर्शाता है। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। कह रहा है 6 लड़कियों हर्षिता, प्रियंका, कुसुम, रागिनी, संगीता और टिया में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। केवल 3 लड़कियां हर्षिता से बड़ी है, केवल 4 लड़कियां संगीता से छोटी है, प्रियंका संगीता से छोटी है और हर्षिता से बड़ी है। टिया इन सब में छोटी है। कुसुम की आयु सबसे अधिक नहीं है। निम्नलिखित में से किसका आयु जो है हर्षिता से अधिक नहीं है? किससे नहीं है? तो आइए देख लेते हैं किससे नहीं है। यहाँ पे इसे आप देखिएगा तो यहाँ पे सबका पहले हम डेकोरेट करते हैं कि सब मतलब कौन है सबसे पहले। तो आप देखिएगा कि रागिनी सबसे बड़ी आती है। रागिनी के बाद है संगीता, इसके बाद है प्रियंका, इसके बाद है हर्षिता, इसके बाद है कुसुम, इसके बाद है दिया। तो हमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किसकी आयु हर्षिता से अधिक नहीं है? हर्षिता से अधिक नहीं है तो वो कौन है? तो वो है, आप देखेंगे इनका नाम है कुसुम और कौन है? एक टिया है। कुसुम और टिया का नहीं है, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कुसुम। यहाँ पे दो तो दिया नहीं, एक ही है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। कह रहे 5 बच्चे हैं ABCDE ने आम खाए हैं। ए ने B से 8 आम कम आम खाए। C और E दोनों मिलकर 37 आम खाए हैं। D ने C से 8 आम ज्यादा खाए। B ने C से 5 आम ज्यादा खाए। B और A दोनों मिलकर 40 आम खाए। उपयुक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा सही है? तो आइए देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है पहले का कि A इक्वल जो होगा B -8 होगा, ये पहला इक्वेशन कह रहा है। फिर दूसरा कह रहा है कि E प्लस C जो होगा ना ये 37 होगा, ये दूसरा इक्वेशन बोलिए। C जो होगा ना, C नहीं बल्कि जो D होगा ना, D ये होगा C प्लस 8 के, ये रखिए तीसरा इक्वेशन। चौथा जो आएगा आपका B इक्वल हो जाएगा C प्लस 5, ये चौथा इक्वेशन आएगा। पांचवा में होगा क्या कि A प्लस B इक्वल हो जाएगा 40, ये पांचवा इक्वेशन आया। अब समीकरण 1 और 5वां को लेके आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा क्या कि A माइनस बी इक्वल होगा -8, ठीक है, और A प्लस बी इक्वल हो जाएगा 40। इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2A इक्वल में हो जाएगा 32, ठीक है। इसे काटिएगा तो A की वैल्यू आ जाएगी 16, A की वैल्यू 16 तो B की वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। कोई भी इक्वेशन में रख लोगे तो। और जो है अब यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन 4 था उसमें जो है B के मान रखने पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि B इक्वल हो जाएगा C और प्लस 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 इसका वैल्यू दे रखा है इक्वल C और प्लस 5, यानी C की वैल्यू निकाल लोगे कितना आ गया? 19, C का वैल्यू 19 आ गया। अब समीकरण जो है 3 में फिर समीकरण 2 से आप यहाँ पे D और E का वैल्यू निकाल लेंगे। तो D का वैल्यू निकालिएगा तो D का वैल्यू आपका आ जाएगा 27, ठीक है। वैसे ही E का वैल्यू निकालेंगे तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या पूछ रहा है? इसमें आंसर जो पूछ रहा है हमें, उपयुक्त जानकारी का ध्यान रखते हुए बताएं कि कौन सा कथन सही है। कौन सही है इसमें? तो आंसर बताइएगा E के पास 18, C के पास 19 आम खाए हैं। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा हम लोग का। अगला देखेंगे, कह रहा है डी जो है E का बेटा है। डी क्या है? E का बेटा है। M E का पति है। A E की माँ है। A की शादी T से हुई है तो T का D से क्या संबंध है, ये हमें बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ये जो यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों आएगा ना, पहले A यहाँ पे आएगा, ठीक है। A जो है ये पत्नी है और इसके हस्बैंड का नाम है T है, ठीक है। और A जो है माँ है वो किसकी? E है, E की माँ है और इसके हस्बैंड का नाम है M और इसका पुत्र जो है D है। तो यही बताना था D का T से क्या संबंध है, तो ये माता के पिता लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या QL भाई है, LN बहन है, NR पिता है। N जो है R के पिता है, R का विवाह P से हुआ है, P का भाई T है और T X की माँ है, Y R की बेटी है, Y का T से क्या संबंध है। तो आंसर क्या निकल रहा है आपका? Y का T से संबंध। तो देखिए इसे आप भी सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से, तो आंसर निकल जाएगा भाई की बेटी। करेक्ट आंसर C आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है
जनरल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर के बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं वो हमें बतानी है। आइए यहाँ पे लिख लेके देते हैं। पहले क्या आएगा, तो आप लिखेंगे ए, फिर जे, एल, एन, ओ, आर, यू। आप देखेंगे चौथा, इधर से दूसरा 18। तो अब बताइए एल, एन और आर के बीच में कितने आने वाले हैं, तो आप बताएंगे 3 हमारे अल्फ़ाबेट में, क्योंकि ये 14 होते हैं 18। ठीक है, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बताइएगा। विटामिन और किसके इसके अभाव से उत्पन्न रोग कौन सी है, नियासिन पेलेग्रा है। करेक्ट आंसर सी बनेगा, नियासिन पेलेग्रा। गुर्दे कहाँ पे स्थित होते हैं, गुर्दे कहाँ पे स्थित होते हैं, तो आप आंसर बताएगा अंतिम वक्षीय और तीसरा जो है काट के सरुका के बीच में स्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है, प्लेसेंटा का कार्य कौन नहीं है, तो आप आंसर बताएंगे भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति कराना प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। कह रहा रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन सा परिवर्तन जो है रंध्रों के खुलने के कारण होते हैं, वो कौन से है बताइएगा। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। करेक्ट आंसर ही बनेगा। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है रक्तचाप को कम करता है, कौन करता है रक्तचाप को कम, तो आंसर बताएंगे एट्रियल नेटिरी एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर है, एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर। करेक्ट आंसर ये बनेगा। अगला है कि एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधे की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है, वो कौन सा है, तो उसका नाम है क्या दोस्तों, सेंट्रोसोम। आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन उसके द्वारा उत्पन्न निम्नलिखित में से कौन उसके द्वारा उत्पन्न के साथ उचित रूप से सुमिलित है, कौन सा है बताइए, तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी सैक्रोमाई सैक्रोमाइसीज सैक्रोमाइसीज सेरेविसी एथेनॉल, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी एथेनॉल। करेक्ट आंसर बी बनेगा आपका। अगले क्वेश्चन क्या है, ब्लू बर्ड फ्लू जो है किसके कारण होता है, बर्ड फ्लू, तो आंसर बताइएगा बर्ड फ्लू जो होता है H1N1 वायरस से होता है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। गलसुआ जो होता है यह किससे होता है, ममस वायरस से होता है, मम्पस वायरस। चेचक जो होता है वो किससे, वेरियोला वायरस से होता है, ट्रैकोमा वायरस से होता है। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 सालों में इतना से बढ़कर इतना हो जाती है तो संख्या प्रति वर्ष में होने वाली औसत वृद्धि प्रतिशत आपको बतानी है कितनी हो रही है। तो आइए निकाल लेते हैं कितनी प्रतिशत हो रही है। देखिए यहाँ पे जो है पहले कितनी थी 262500, अब कितनी हो जा रही है, तो 1753 टाइम्स 0। ठीक है, इसे घटा दीजिएगा तो कितने आ जाएंगे 87,000 आ जाएंगे टोटल। ठीक है, 5% वृद्धि का आप निकालेंगे तो 87 इंटू 100 ओपन आ जाएगा 175 और 3 टाइम्स 0, 3 0 से 3 0 काटिए, 17 से इसे काटिए तो यानी कितना आ जाएगा 49.71%, यानी औसत वार्षिक वृद्धि जो होगी 49.71 अपॉन 5 हो जाएंगे। इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा 9.94, लगभग 10% बोल सकते हैं, यानी आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस थीटा इक्वल दे रखा है कितना √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 है, तो थीटा का मान आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आप कर लोगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा साइन अपॉन कॉस थीटा इक्वल आप सीधे लिखेंगे यहाँ पे क्या, साइन अपॉन कॉस जो होगा ये हो जाएगा √3 अपॉन 1 होगा माइनस में, यानी कितना आ जाएगा माइनस में √3। ठीक है, तो आप tan थीटा इक्वल सीधे लिखोगे माइनस में √3, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं tan 300 डिग्री, सीधे होगा 30 इक्वल 300 डिग्री। तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है x² प्लस 11xy प्लस 24y² के जो है गुणनखंड क्या होंगे ये आपको बताने हैं। इसके गुणनखंड क्या होंगे बताइए, तो आइए देख लेते हैं इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x² प्लस 11xy प्लस 24y²।
तो आप यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3xy और प्लस हो जाएगा 24y²। ठीक, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 8y होगा प्लस 3y इंटू यहाँ पे आप कॉमन किए हैं तो x प्लस 8y होगा। इसे आप नेक्स्ट आगे सॉल्व करोगे तो x प्लस 8y इंटू हो जाएगा आपके पास x प्लस 3y होगा। ठीक, यही मेरा गुणनखंड निकल गया है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन आप देखें, राइट आंसर सी दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत 12 है, इनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है और उनमें से दूसरे 5 छात्रों के समूह का औसत 14 वर्ष है, तो शेष छात्रों की औसत आयु हमें बतानी है कितनी हो जाएगी। तो आइए शेष छात्रों के निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितनी हो जाएगी देखेंगे। यहाँ पे 30 छात्रों का कितना है, तो 12 है, 30 का 12 है तो आप निकाल दोगे 360। ठीक, 5 जो है छात्रों की औसत आयु कितनी, 5 गुने 10 तो ये 50 है, फिर 5 दूसरे की 14 हो रही है यानी 70, तो टोटल कितने आ गए आप बता देंगे कि 120। 120 130 में से घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 240 आएगा। 240 कितने पे होगा दोस्तों, तो अब बताइएगा 20 पे, इसे काटिए तो कितना आ जाएगा 12 साल, यानी करेक्ट आंसर क्या आ गया। तो अभिष्ट जो आयु निकली है वो कितनी आ गई है, 12 ईयर। आंसर क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन का डी बन जाएगा। देखिए यदि x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है, -1, तो x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15 का वैल्यू पता करना होगा। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा आंसर। देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे क्या, तो x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखा है -1। ठीक, दोनों तरफ हम घन कर देते हैं, तो दोनों तरफ घन करिएगा तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल हो जाएगा -1 का होल क्यूब। ठीक, -1 का होल क्यूब होगा। नेक्स्ट आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला होती है इसकी, लिख देंगे कि a क्यूब प्लस 1/b³ प्लस 3 इंटू a इंटू 1 प्लस b और x/1/x इक्वल हो जाएगा -1। ठीक है, अभी जस्ट जो वैल्यू है वो रखेंगे, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू -1 और इक्वल हो जाएगा -1 और प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू दे रखा था हमारे पास। अब आगे नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल हो जाएगा 2, यानी x³ आप बोल सकते हैं 1। ठीक, 15 का हमें फाइंड करनी थी, 15x प्लस 1/15x है, तो इसे आप लिख सकते हैं कि x की पावर ये 3 के पावर 5 हो सकता है प्लस 1/x की पावर सेम यही करेंगे, तो सभी का वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू 1 की पावर 5 प्लस 1/ के पावर भी 5 इक्वल में 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू करोगे तो 5 1 आएगा, इसका भी 1 ही आएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बता दीजिएगा 2। देखिए हाल ही में पृथ्वी के ध्रुव का अध्ययन करने के लिए जो है प्री फायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप बताएंगे नासा के द्वारा। करेक्ट आंसर ये बनेगा नासा। कह रहा है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का किस स्थान पे रहा है, भारत कौन से स्थान पे रहा है, तो भारत आप बता देंगे तीसरे स्थान पे रहा है। आंसर सी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया, तो इसे आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। जी को के लिखा गया, ठीक है, टी को पी लिखा गया है, 4 को 6 और 9 को 4 लिखा गया है। तो ये इसे कैसे हम लोग फुलफिल करेंगे, देखिए जी से के कहने का मतलब है कि 4 यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, 4 घट गया, 4 बढ़ा 4 घटा, फिर यहाँ पे 49 से 64, तो ये कितने डिजिट से हो रहा है, 49 से 64 आप देखेंगे तो 49 7 का होता है, 8 64 जो है 8 का होता है होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे वही देखेंगे 144 है, ये 12 का होल स्क्वायर है, तो 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद 13 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी भी होगा नहीं, 169 एक ही दिख रहा है लास्ट में, और ये होगा नहीं, यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। अब देखिए
इस श्रृंखला को पूरा करेगा कौन, तो अब देखेंगे इसमें कितना इंक्रीज कर रहा है, इसमें +4, इसमें +8, तो आगे क्या करेगा +16 और +32। 16 आप ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 361। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। देखिए दिए गए विकल्प में आपको बताना है कि इसमें कौन सा लुप्त है, उसका आंसर क्या बनेगा। तो देखिए क्या बनेगा इसका, देखिए यहाँ पे सी है दोस्तों, ठीक, यहाँ पे सी से आई मतलब कितना हुआ 6 का इंक्रीज हो रहा है, वाई से एच, फिर एफ से यहाँ पे आई आया है, तो आइए यहाँ पे हम 6 और यहाँ पे जो हमारे पास इंक्रीज हुआ है वाई से जो है, वाई से हमारा एच आया है, ये कितना इंक्रीज हुआ है, वाई से एच 9 इंक्रीज हुआ है, और एफ से जो है आई 9 इंक्रीज हुआ है, तो सभी में 9 बढ़ाइए, 9 से 9 तो कितने हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, ठीक है। फिर एच से बढ़ाइएगा आप तो कितने बन जाएंगे, क्यू बन जाएगा, वो क्यू अभी तक कौन सा है, तो आप आंसर बताना है ऑप्शन नंबर या तो सी या तो ये आने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, जब आई से आप 3 बढ़ाओगे तो वो कितना बढ़ जाएगा, तो आई से आप 3 बढ़ा दोगे तो ये बन जाएगा 12, यानी एल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि ये शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान परिवर्तित होगा, तो आइए यहाँ पे हम लोग रख के देखते हैं कि कितने अक्षरों का स्थान को परिवर्तित कर रहा है ये। देखिए ए सी ई आई, ए सी ई आई क्यू आर यू, है ना। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं ए सी क्यू आई है, ए सी क्यू, उसके बाद है यू है, तब यहाँ पे आई है, तब है यहाँ पे आर और ई, तो आप देख रहे हैं एक यहाँ पे ए और 2 यहाँ पे, यानी कितने हैं 3 है। करेक्ट आंसर क्या बने, ऑप्शन बी। एक्स के स्थान पे क्या आना चाहिए, तो 17 से 22, 17 से 22 5 बढ़ा, यहाँ पे 10 बढ़ा, यहाँ से 15, यहाँ से 20, तो यहाँ से 25 ही बढ़ेगा, यानी आंसर क्या बन जाएगा 92, आंसर सी आएगा। कह रहा है कि गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है, कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है, तो आप बता देंगे श्वसन तंत्र, आंसर डी बनेगा। अगला है साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है, किसमें होता है, तो बता दें केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में होता है, आंसर ये बनेगा केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि 1500 केजी द्रव्यमान की जो है कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, इसका कार्य क्या होगा, तो देखिए प्रारंभिक वेग दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम वेग दे रखा है हमारा 0 द्रव्यमान 15। तो आइए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर से निकालिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे, ओमेगा इक्वल हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर लिखेंगे, तो आंसर आपके पास जो आएंगे वो हो जाएंगे, आप सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है एक आदमी 2 चोटी के बीच खड़ा होकर बंदूक छोड़ता है, 3 सेकेंड तथा 5 सेकेंड के बाद 2 क्रमिक प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो दोनों चोटी के बीच की दूरी बताना है जब ध्वनि की वेग जो है 330 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा ध्वनि का, आप डिस्टेंस बताएंगे 1320 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल होगा v इंटू टी ओपन टी निकाल लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि 25 वॉट 220 वोल्ट तथा 100 वॉट और 220 वॉट के चिन्ह के दो बल्बों को 440 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो बल्ब का फ्यूज हो जाएगा कितना का हो जाएगा बताइए, तो आप बता देंगे बल्ब का फ्यूज जो हो जाएगा 25 वाट का, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा, कितना का 25 वॉट का हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आपको पता है फोकस दे रखा है, दूरी तो वैसा ही माइनस में होगी, तो ये दर्पण सूत्र का लगाते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल होगा 1/f, वैल्यू रखिए यहाँ पे 1/40, यहाँ पे 1/40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप यहाँ पे हमें निकालना है क्या है, उसके बीच की दूरी ये निकालनी है, तो इधर जाके घट जाएगा सीधे 1/v इक्वल हो जाएगा 1/4t में से आप कर लोगे
1/40, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 40 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 40 को 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 को 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो 20 आएगा। तो आंसर हमारा जो आ गया वो 20 नहीं आया, बल्कि अब प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना होगा, v और प्लस u, यानी 20 और प्लस 40 कितना हो जाएगा 60। आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच जो है 5 mc आवेश के जो है ले जाने के कार्य क्या होंगे, उनके कार्य क्या हो जाएगा, तो आप बता देंगे 1 जूल होगा। करेक्ट आंसर सी बनेगा कि 1s2 2s2 2p6 3s1 का संक्षिप्त रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। संक्षिप्त रूप कौन सा होगा, तो आप बता देंगे Ne3s1 होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, श्याम ने 16 कलम का एक पैकेट खरीदता है जिसके साथ 4 कलम मुफ्त मिले। उसने उसका मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी और सभी 20 कलमों को इसी मूल्य पर बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था। लाभ कितना हो जाएगा इसका, तो आप बता देंगे कि क्रय मूल्य कितना है, 16 रुपये है, ठीक है। और कलम का जो है कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 16 गुना 1 यानी 16 रुपये है। कलम का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 16 + 4, यानी यहाँ पे आप कहेंगे कि टोटल जो हो जाएगी वो हो जाएगा 1 गुने 120 और बट्टे 100 हो जाएगा। इसे काटिएगा 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी आ जाएंगे आपके पास 24। तो अभीष्ट जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 24 में से 16 घटा दीजिए 8 आएगा, बट्टे 16 कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसे काटिए 8 से 2 टाइम में, इसे काटिए 50 टाइम में, यानी कितने प्रतिशत का उसने लाभ दिया, तो आप बता देंगे 50%। आंसर ये बन जाएगा, 50% का लाभ प्राप्त हुआ उसको। कह रहा है एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 20% की वृद्धि की जाए और उसके ऊंचाई में 4% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में जो है निवल कमी या फिर वृद्धि कितनी होगी, ये हमें बतानी है। तो देखिएगा 20% कहने का मतलब है कि 1/5, 1/5, तो ये एक कम हो जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा है, 4% को आप लिखेंगे 1.25, है ना। तो आप आर यहाँ पे लिख लेंगे, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/25 इस टू 6/24 होगा ना। तो आप यहाँ से निकालेंगे कि 4 और 5 का रेशियो जो है h इक्वल हो जाएगा 25 और 24 होगा, है ना। तो आर स्क्वायर h आप निकालोगे तो 16 गुने 25 और बट्टे हो जाएगा 25 गुने 24 होगा ना। तो यहाँ पे आप 25 से 25 कैंसिल कर दो, ये काट सकते हो आप, तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 8 2 जा और 8 3 जा, यानी 16 दूना 8 दूना 16 और 8 3 का 24, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का, किस पे, 2 पे, इंटू 100 कर दो, कितने आएगा 50%। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। व्यंजक दिए गए हैं यहाँ पे, तो देखिए ये ए क्यूब है और यहाँ पे माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस 2ab है, बस इसी पे तो रखना है। आप इस पे रखिएगा, बहुत ही सिंपल से बन जाएंगे आपके। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, होगा ना, ठीक है। अब ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए की वैल्यू ये है हमारा, बी का वैल्यू हम ये लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू रखिएगा तो वो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए माइनस बी का इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, अपॉन में होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। इसे और इसे कैंसिल करिए, ए माइनस बी बन गया, तो आप इसे घटा लो, ए का वैल्यू 0.24 था, इसमें से घटा लो कितना 0.04, यानी कितना आ गया 0.20 आ गया। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन, यहाँ पे ये 4 घटा लोगे आप, 0.2 घटाना है, बल्कि 4 नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे आप घटाइएगा 0.2 घटाना है, तो इसमें से घटाइएगा तो आपके पास 0.04 आएगा। करेक्ट आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी आपका। देखिए कह रहा है 69 और 92 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो 71 से लेकर के 73, 79 और 83 और 89 को ऐड करेंगे, 5 संख्या है, तो 395 आएगा। 395 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी आ जाएंगे 79। करेक्ट आंसर डी बनेगा।
दिए गए व्यंजक को जो है आपको सरल करना है, ये बहुत ही आसान है, आप कर लेंगे। तो आंसर आपको आना चाहिए दोस्तों 299 आना चाहिए। करेक्ट आंसर डी बनेगा। जनवरी 2024 में किस मानव रहित जो है हवाई वाहन का अनावरण किया गया है? इसका नाम क्या है? दृष्टि 10 किया गया है। करेक्ट आंसर ये बनेगा, दृष्टि 10 किया गया है, जनवरी 2024 में हुआ है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? वर्तमान में कौन है तो बताइए। आंसर बताएंगे, इनका नाम है आर वेंकट रमनी। करेक्ट आंसर बी बनेगा। आर वेंकट रमनी कौन से क्रम के हैं तो बता देंगे 16वें क्रम के हैं दोस्तों। आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये किस आर्टिकल के तहत होते हैं? 76 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।